नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श ने अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त भी किया है कई लोगों ने। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। जय श्री श्याम। दर्शकों का सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है भूखंड का चयन और वास्तु दोष निवारण, शास्त्र विज्ञान और अनुभव का समन्वय। भूखंड का चयन और वास्तु दोष निवारण केवल धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में भूखंड की शुभता और दोषों को लेकर जो नियम दिए गए हैं, वे न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम इन शास्त्रीय नियमों को विज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये नियम प्राकृतिक ऊर्जा के संतुलन और पर्यावरण के साथ हमारी सामंजस्यता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम भूखंड के चयन और वास्तु दोष के निवारण के शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय करेंगे। साथ ही मेरे व्यक्तिगत अनुभव को हम लोग शामिल करेंगे, जिसने इन सिद्धांतों को प्रभावशीलता को सिद्ध किया है। जी बिल्कुल। गुरुजी, हम जानेंगे कि भूखंड का चयन और शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें क्या है। शास्त्रों में वर्णित भूखंड चयन के सिद्धांत हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भूमि का सही चयन न केवल भौतिक संपदा बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता का भी आधार है। वेद, पुराण और उपनिषदों में भूमि के चयन के लिए दिशा, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पतियों की स्थिति और जल स्रोतों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। वेदों में भूमि को पवित्र माना गया है और इसका शुद्धिकरण अनिवार्य बताया गया है। यह शुद्धिकरण वास्तव में भूमि की ऊर्जा को संतुलित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे वह निर्माण कार्य के लिए अनुकूलित बनती है। भूमि पूजन और हवन जैसी क्रियाएं पर्यावरण की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को सुनिश्चित करती हैं। यानी कि भूखंड का चयन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुजी, हम जानेंगे कि वास्तु के नियम और उनका वैज्ञानिक आधार क्या होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? भूखंड का आकार और दिशा के बारे में पहले हमें जानना होगा आयुषी जी। शास्त्रों में वर्गाकार और आयताकार भूखंड को सबसे शुभ माना गया है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि ऐसे भूखंड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है और कोणीय तनाव उत्पन्न नहीं होता है। उत्तर और पूर्व मुखी भूखंड सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि ये दिशाएं प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर दिशा से आने वाली चुंबकीय ऊर्जा और पूर्व दिशा से आने वाला सूरज का प्रकाश स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। भूमि का ढलान जो है, शास्त्रों में भूमि का ढलान उत्तर पूर्व की ओर होना शुभ माना गया है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि उत्तर पूर्व दिशा में ढलान होने से वर्षा जल का संग्रहण सही ढंग से होता है और जल का प्रवाह प्राकृतिक ढलान के अनुसार ही होता है। इससे भूमि में नमी बनी रहती है और भूजल स्तर भी बेहतर बना रहता है।
दर्शकों, ये तो अभी हमने जाना कि भूखंड का आकार कैसा होना चाहिए, उसका ढलान कैसा होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और गुरुजी से जानते हैं कि मिट्टी की संरचना और वनस्पतियों का क्या महत्व होता है। शास्त्रों में काली, लाल और पीली मिट्टी को शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मिट्टी उर्वरक क्षमता युक्त होती है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। रेतीली और पथरीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, जिससे इसमें पौधों की वृद्धि और निर्माण के लिए स्थिरता की कमी रहती है। शास्त्रों में ऐसी मिट्टी में निर्माण करने से पहले इसका शुद्धिकरण की सलाह दी जाती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है। वनस्पतियों का महत्व अगर हम बात करें तो भूमि पर उगने वाली वनस्पतियां भी भूमि की ऊर्जा का संकेत देती हैं। जैसे हरे भरे पौधे भूमि की उर्वरकता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पौधे न केवल भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं। कांटेदार या विषैले पौधे भूमि की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हैं और इन्हें काट कर या हटाकर भूमि का शुद्धिकरण करना चाहिए। यानी कि मिट्टी और वनस्पतियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। अगर हम बात करें जल की, पानी की, कि जल का स्रोत और उसका वैज्ञानिक महत्व क्या होता है, तो आप क्या दर्शकों को समझाएंगे? शास्त्रों में भूखंड के उत्तर पूर्व कोने में जल स्रोत को शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर पूर्व में जल स्रोत होने से भूजल स्तर में वृद्धि होती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर भूमि में जल भरा हुआ है या जल स्रोत दूषित है तो यह वास्तु दोष का संकेत है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे हानिकारक माना गया है, क्योंकि इससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो यानी कि ये भी अगर हम उपाय करें तो हम जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं वास्तु दोष की, क्योंकि वास्तु दोष भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, भूमि में, मिट्टी में, जमीन पर देखने को मिलता है वास्तु दोष। तो वास्तु दोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर भूमि रेतीली या पथरीली है तो शास्त्रों में उसका शुद्धिकरण आवश्यक बताया गया है। गंगा जल, गौमूत्र और हवन के माध्यम से शुद्धिकरण करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, क्योंकि इससे भूमि में नकारात्मक तत्व समाप्त होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे स्थानों पर पौधों या वृक्षों का रोपण करके मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। जीव का अवशेष और उसकी भूमि की जांच करानी चाहिए। शास्त्रों में भूमि में किसी न किसी जीव का अवशेष होना अशुभ माना गया है। आधुनिक तकनीक जैसे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर या और अन्य स्कैनर द्वारा इन भूमि दोषों की पहचान करने में ये सहायक हैं। हमारा एक लखनऊ में एक मामले की हम बताएं आपको, व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का प्रयोग करके हमने भूमि की जांच की और हमने पाया कि वहाँ एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। बाद में पता चला कि वहाँ एक कब्र जो है वो बनी हुई थी। जब हमने उसकी जांच की तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ एक कब्र बनी हुई है, वो कब्र का हिस्सा जो है उससे भूमि में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमने उन दोषों को समाप्त करने के लिए कुछ मिट्टी जो है बाहर से मंगा के और कुछ वास्तु के कण जो हैं उसमें मिलवाए, जिससे कि उसका दोष जो है वो वहाँ से दूर हो गया। तो मिट्टी में इस तरह का दोष है तो पहले उसकी मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच आजकल लैब भी कर रही हैं और लैब के माध्यम से आप जांच करा के उसमें जान सकते हैं कि किस तरह की गुणवत्ता की कमी है, ये पथरीली है, रेतीली है, इस तरह की अगर उसमें कमियां हैं तो उनको पहले निवारण किया जाना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक और शास्त्रीय दोनों दृष्टिकोण मायने रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो ये है कि भाई मिट्टी, आप अगर जल का स्रोत अगर आप देखें कि जल के स्रोत से ही पता चल रहा है खारा पानी है। आप ये देखिए कि खारा पानी अगर है तो वहाँ पहले लोग मकान नहीं बनाया करते थे, क्योंकि खारा पानी क्या है, नकारात्मकता प्रतीक है। अगर मीठा पानी है तो लोग वहाँ बनाया करते। ऐसे क्या है, मिट्टी है, मिट्टी अगर रेतीली है या कंकरीली है तो वो मिट्टी क्या है, उसमें क्षमता नहीं होती किसी चीज़ को रोकने की, तो नींव भी कमज़ोर होती है। अगर काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी वाली जो है तो उसमें उत्पादकता भी बहुत अच्छी होती है, अच्छे पौधे भी उसमें पनपते हैं और कहीं ना कहीं जो है उस मिट्टी की गुणवत्ता की वजह से सकारात्मक एनर्जी बनी रहती है जी। तो वास्तुशास्त्र के नियम और उनके वैज्ञानिक आधार पर आपस में मतलब जो जुड़े हुए हैं। शास्त्रों में वर्णित विधियां न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं बल्कि वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से भी जीवन को अधिक समृद्ध और संतुलित बनाने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए भूमि पूजन, हवन और शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं पर्यावरण को स्वच्छ बनाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। आधुनिक विज्ञान इन प्रक्रियाओं के लाभों को सिद्ध करता है, जैसे कि हवन के दौरान उत्पन्न होने वाला धुआं बैक्टीरिया और विषाणुओं को समाप्त करता है। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष आप क्या बताएंगे दर्शकों को कि आखिर हमारे जीवन में वास्तु और जो आपने बताया शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मायने रखते हैं? साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भूमि का चयन करते समय पहले तो उसका आकार देखिए कि उस भूमि का आकार कैसा है। वर्गाकार और या आयताकार जो भूमि है वो अति उत्तम मानी गई है। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि सबसे पहले उसके बस मिट्टी का मतलब मिट्टी का स्वरूप कैसा है, वो रेतीली है, पथरीली है, इस तरह की अगर मिट्टी हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। उस पर जो वनस्पतियाँ हैं, विषैली वनस्पति अगर वहाँ लगी हुई हैं, कांटेदार वनस्पतियाँ अगर वहाँ लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वह भूमि कहीं ना कहीं दूषित है। और आप अगर भूमि का अगर एक बार आपने लिया है तो उस भूमि की जांच जरूर करा लीजिए। आजकल तो जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके माध्यम से मिट्टी की एनर्जी को जांच की जा सकती है और उसके आधार पर जांच करा के तभी उसमें मकान बनाने का प्रयोग मतलब उस भूमि को प्रयोग करें। क्योंकि भूमि का अगर दोष बना रह गया, बाद में वास्तुकार आएंगे परंतु भूमि के दोष को दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मकान बनाने से पहले भूमि के दोष को जरूर दूर करवाएं। ये एक बहुत ही प्रमुख पहलू है अगर आप वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं। और क्योंकि आजकल क्या है कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कहीं जीव का अंश ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या है कि जैसे अगर जीव का कहीं अंश है तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि तब भी आप क्या है कि नमक की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डलवाइए। और वास्तु के कुछ कण आते हैं जिनको हम अपने दर्शकों को किन्हीं और उसके प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि वो वास्तु के कण और थोड़ा सा नमक जो है और हवन सामग्री जो है उनके द्वारा भूमि का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो ये तो आपने गुरुजी बताया कि कोई नया मकान बनवाने को है तो उसे क्या क्या है क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन कोई किसी मकान में किसी के पहले से ही वास्तु दोष है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए आयुषी जी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, हम लोग देवता वास्तु और यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम किसी भी मकान में अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि जो सामान्य अपनी वास्तु है, चारों दिशाओं और चारों कोण और आकाश पाताल के अनुसार जो एनर्जी हमें लगती है कि यहाँ ये एनर्जी कम हो सकती है, तो पहले हम लोग इसको चिन्हित करते हैं। उसके बाद क्या है कि एनर्जी स्कैनिंग की आजकल तकनीक आ चुकी है, तो उनके द्वारा हम लोग एनर्जी स्कैनिंग करके उसके वास्तु दोष का पता लगा सकते हैं। अब तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मतलब वैज्ञानिक उपकरण ऐसे आ गए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ वास्तु दोष है और कहाँ वास्तु दोष नहीं है। और जहाँ वास्तु दोष है तो मतलब एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी। जैसे हमने अगर ईशान कोण में अपना मकान बनाया, या हम लोग कह रहे हैं कि ईशान कोण में आप जो है अपना गेट रखिए, क्योंकि हवाएं जो हैं वो दो तरह की चलती हैं, एक पूर्वी हवा चलती है, एक पश्चिमी हवा चलती है। पूर्वी हवा ठंडी हवा होती है और पश्चिमी हवा गर्म हवा होती है। तो इसी के अनुसार वास्तु का वो बना हुआ है कि हम पूरब से अगर हवा आ रही है तो हम कहते हैं जो पूरब आप अपने घर का जो खाली कोना है वो ईशान कोण रखिए। इससे क्या है कि आपके घर में अच्छी एनर्जी प्रवेश करेगी। वहीं अपने देवताओं का स्थान रखिए जिससे वो देवताओं से टकरा के वो एनर्जी पॉजिटिव होगी। और वहीं आपने शुद्ध जल का स्रोत भी रखिए, तो उससे क्या है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं प्यूरीफाई होके वो अपने घर में आएगी। नैऋत्य कोण को जो दक्षिण पश्चिम का जो कोण है उसको हम लोग भारी इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ से क्या नेगेटिव एनर्जी का स्रोत आता है। इसीलिए कहते हैं दक्षिण का प्रकाश जो है या हवा है वो नेगेटिव मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि इन अगर दिशाओं का आप याद वो रखेंगे, इन दिशाओं के अनुसार मतलब जो एनर्जी आपके बह रही है, अगर आप इसको कंट्रोल रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में है वो अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि आप जो हैं अपने व्यक्तित्व के अलावा आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी एनर्जी भी आपको प्रभावित करती है। ठीक है, आप जो हैं सो रहे हैं, आप अपने कार्य कर रहे हैं, आपका जो एक तरह से आप एक बहुत कर्मशील हैं, परंतु आप वास्तु दोष के घर में अगर रह रहे हैं तो वो आपका कर्म जो है वो 0% के रूप में भी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें अपने घरों का वास्तु जो है वो ठीक करके ही काम करना चाहिए। यानी कि हमारी पूरी जीवन शैली वास्तु पर डिपेंड एक तरीके से कर सकती है कि अगर हमारे घर का वास्तु कैसा है तो हमारी सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव में बदल जाएगी। देखिए, अभी आपने पॉजिटिव एनर्जी कहा कि सकारात्मकता एक व्यक्ति की वास्तु है जी। अगर किसी के अंदर अगर सकारात्मकता है,
अगर व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता है तो उसकी वास्तु प्रॉपर है जी। ऐसे ही क्या है कि अगर घर में अगर सकारात्मकता नहीं है तो घर की वास्तु प्रॉपर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मकता होनी चाहिए और उसके घर में भी सकारात्मकता होनी चाहिए, जब ही कंबाइंड रूप से सकारात्मकता उसके जीवन में आएगी, जिससे उसकी समृद्धि, खुशहाली और सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। यानी कि वास्तु दोष का निवारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भूखंड का निवारण, जो भूखंड है यदि उसमें कोई दोष है तो उसका निवारण दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक इंसान को, जैसे हमको सकारात्मकता की आवश्यकता है, वैसे जो आसपास हमारी चीज़ें हैं उसमें भी सकारात्मकता की आवश्यकता है। हमारे दर्शकों को सर आप क्या बताएंगे, कैसे भूखंड के दोष का निवारण करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए दर्शकों, मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप वास्तु, सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वास्तु ठीक करने का ये है कि आप ज़मीन को, अगर कोई बना हुआ घर ले रहे हो तो उसकी अलग तरह से वास्तु है, परंतु अगर आप अपना घर खुद बना रहे हो, एक ज़मीन पर बना रहे हो, तो उस ज़मीन की वास्तु ज़रूर निकालें। उसका पूरी तरह से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि की जांच कराएं, वहाँ की जो वनस्पति लगी हुई है उनकी भी जांच कराएं, और उसके अलावा किसी वास्तु जो एक्सपर्ट हैं, वास्तु गुरु हैं, उनकी सलाह जरूर ले लें, जिससे आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सकारात्मकता सुनिश्चित हो। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जैसे हम लोग कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, है ना। ऐसे ही क्या है कि जैसा होगा घर जी, वैसा ही आपका मतलब कहते हैं कि वैसी ही आपकी होगी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है आपके घर से होती है जी। तो शास्त्रों के अनुसार अभी आप कुछ बता रहे थे, शास्त्रों में आज भी प्रासंगिक है कि विज्ञान और साथ मिलके ही, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान और शास्त्र मिलके ही इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि भूमि जो होती है वो कई तरह की भूमि होती है। एक भूमि जो है वो एनर्जी वाली होती है, एक भूमि जो है वो समान एनर्जी वाली होती है, और एक होती है नेगेटिव एनर्जी वाली। तो समान एनर्जी वाली भूमि भी, मतलब ऐसी भूमि जिसमें ना कोई नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वो भूमि भी बेकार है। कोई नकारात्मक एनर्जी वाली जो भूमि है वो भी बेकार है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो सकारात्मक ऊर्जा युक्त, जो कहते हैं ना कि जो भूमि किसी को जन्म दे सके, है ना, वही भूमि हमारे लिए फल फूलने वाली होती है। फलने फूलने वाली जो भूमि है वही हमारे लिए अच्छी है। बाकी जो ऊसर जो भूमि है, जो वही हमारे लिए अच्छी है। वो बंजर भूमि जो है, जो भी चीज़ें हैं, बंजर भूमि हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि भाई जो नकारात्मक, जो भूमि युक्त, एनर्जी युक्त वाले जो हैं, मतलब क्षेत्र हैं, उनका चयन ना करें और जांच करा लें अगर आप अपना घर बना रहे हो, क्योंकि घर में आपकी कई पीढ़ियां उस घर में रहने वाली हैं। तो उसकी एनर्जी की पूरी तरह से जांच करा लें और जांच करा के आप अपना घर बनाएं, जिससे आप खुशहाल, समृद्धिपूर्ण और आपके बच्चों को, आपको हमेशा सफलता मिलती रहे। दर्शकों, आज हमने जाना कि भूखंड का चयन कैसे किया जाता है, किन पहलुओं को ध्यान में रख के किया जाता है, साथ ही साथ यदि कोई वास्तु दोष है तो उसका निवारण कितना ज़रूरी है और निवारण कैसे किया जाता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भूखंड का चयन और दोषों का निवारण। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। सभी दर्शकों का धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, हारे के सहारे की जय। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मौजूद होंगे किसी और खास मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।